हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप 75 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जो भारत की प्रमुख धान्य फसल है ये है चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो जो दालें हैं ये जो है यहाँ पर प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे किसी भी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। बताइए, मतलब जो किस वनस्पति खाद्य में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर जो सोयाबीन है इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये जो मटर है ये जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो जो ये दालचीनी है ये जो है छाल से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो ये तारपीन का तेल है ये जो है किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीड़ से। तो इसका जो आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस प्राप्त होता है। जो लिटमस है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधे हैं इसमें जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। अगर बात की जाती कि जो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो ये जो है केशिका जल होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है। तो ये जो है मैग्नीशियम की कमी से यहाँ पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये जो है सभी वायवीय भागों से होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। मतलब जो वाष्पोत्सर्जन है इसको जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोटोमीटर से। तो इसका जो है आंसर जितने भी इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है ये जो है पूरा पौधा मतलब पूरे पौधे में होती है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसमें जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है सभी आवश्यक हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है,
तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये जो है केवल दिन में होती है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिया है ये सूर्य के प्रकाश से होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। तो जो ये श्वसन मापन यंत्र है ये जो है रेस्पिरोमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है ये छोड़ी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो फल पकाने वाला जो हार्मोन है ये जो है इथिलीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की कमी में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से जो नाइट्रोजन है ये आवश्यक है, सोडियम जो है आवश्यक नहीं है, बाकी कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये आवश्यक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है। तो ये जो है जल से आती है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। तो जो तने की वृद्धि दर है ये जो है ऑक्जिनोमीटर से नापी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये जो पेड़ों की पत्तियों में जो पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है ये जो है क्लोरोफिल कहलाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कैमरे में जो है किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में जो है कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो ये जो है रेटिना से। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो जो मायोपिया है इससे जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किया था। मतलब यहाँ पर पूछा गया है जो दूरबीन है इसका आविष्कार किसने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण जो है कम दिखाई देती है। तो ये जो है अपवर्तन के कारण जो है कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो ये जो है प्रकीर्णन के कारण जो है साबुन के जो बुलबुले में जो है चमकीले रंग होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो नीला प्रकाश है इसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है। तो ये जो है रेलवे संकेतन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा।
तो जल में जो है वायु का जो बुलबुला है ये जो है अवतल लेंस की भांति काम करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये जो है कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो ये जो है तारे का ताप पता चलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो यहाँ पर जो 21 जून है, इसमें जो है दोपहर को आपकी छाया जो है सबसे छोटी होती है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीले रंग का पूरक रंग है, जो पीला रंग है इसका पूरक रंग जो है नीला रंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो ये जो है व्यतकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो जो तरल ताल है ये वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। तो बाह्य अंतरिक्ष में जो है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें जो है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है, तो वह जो है बैंगनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का जो आवेशन है ये जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। जो अतिचालक है इसका लक्षण जो है उच्च पारगम्यता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल है। तो जो शुष्क सेल है ये जो है प्राथमिक सेल है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शुष्क सेल होता है ये प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो ये तड़ित चालक है इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो जो विद्युत मोटर है ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने जो है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो यहाँ पर जो अल्फा कण है इसकी सहायता से जो है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। तो ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो ये जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं।
तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो ये रेडियो सक्रियता है इसकी खोज सबसे पहले हेनरी बैकरेल ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो सक्रियता किसका गुणधर्म है। तो जो ये रेडियो सक्रियता है ये जो है नाभिक का गुणधर्म है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो जो रेडियो सक्रियता है इसकी इकाई क्यूरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो जो ये अल्फा और बीटा किरणें हैं इनकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो जो एक्स किरणें हैं इसकी खोज जो है फैराडे ने की थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो एक्स किरणें हैं इसकी खोज फैराडे ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो जो ये गामा किरणें हैं इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो बीटा किरणें हैं इसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो यहाँ पर जो बीटा कण है इसमें जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश जो है वहन करती है। तो जो ये बीटा किरणें हैं ये जो है ऋणात्मक आवेश वहन करती है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। तो यहाँ पर जो गामा किरण है इसकी जो है आयतन क्षमता सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किरण की विदन क्षमता सबसे अधिक है। तो इनमें से जो गामा किरणें हैं इसकी जो विदन क्षमता है ये सबसे अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो जो ये पृथ्वी के आयु का आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो जो ये परमाणु बम है इसका आविष्कार ऑटो हान ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ये परमाणु शक्ति संयंत्र है ये जो है विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा है ये जो है नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जो ये कार्बन डेटिंग है ये जो है जीवाश्म की जो आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो जो हाइड्रोजन समस्थानिक हैं ये जो है 3 जो है इनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो जो पोलोनियम है क्या, तो ये जो पोलोनियम है इसमें जो है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ पर जो बीटा किरण है इससे जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी जो आकृति है ये चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रहे साथियों 75 क्वेश्चन। साथियों सारे क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जो है सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।